हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज का जो टॉपिक है वो बहुत साइंस का टॉपिक रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इससे पहले भी हमने साइंस का ही टॉपिक किया था और उस टॉपिक पे आपका रिस्पांस बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक चीज़ और अनाउंसमेंट है जो मैं आज लास्ट में करूँगा, और उससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड होगी, 2 मिनट की होगी, लेकिन वो आपके बहुत काम की होगी, आपको बहुत हेल्प करेगी और जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे थे उससे रिलेटेड है ये वीडियो, ठीक है। तो वो वीडियो 2 मिनट की होगी, बाद में अपलोड करूँगा उसको। अभी जो फोकस करना है मेन वो इस टॉपिक पे है। देखो, साइंस का एक टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीवों में विविधता। तो अगर आप अपने आसपास देखो, अगर आप अपने आसपास नज़र घुमाओ, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जिनको आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनको आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रोबैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको आप सूक्ष्मदर्शी की नज़र से देखते हैं, जो आपको साइंस लैब वगैरह में, लैब में नहीं ले आते, प्याज के झिल्ले वगैरह दिखाते हैं, ये सब करवाते हैं। तो ऐसे करके आप दही, कर्ड कर्ड दिखाते हैं, दही दिखाते हैं, इन सब में आप उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। तो देखिए, हमारे हमारे आसपास का जो नेचर है उसमें कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारा पूरा नेचर ही डाइवर्सिटी से बना हुआ है, जो इसकी यूनिटी को दर्शाता है। हर एक प्राणी की अपनी अपनी खासियत है, इंडिविजुअलिटी है, और हर कोई एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न है और कई मामलों में प्राणियों की सिमिलैरिटीज़ भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैबिटेट को लेकर डाइवर्सिटी है। हैबिटेट को लेकर कुछ लोग हवा में विचरण करते हैं, घूमते हैं, जैसे पक्षी वगैरह। कुछ लोग एक्वेटिक होते हैं, कुछ कुछ लोग मीन्स कुछ प्राणी एक्वेटिक होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, यानी जलीय जीव होते हैं। कुछ लोग लैंड में रहते हैं, यानी ज़मीन में रहते हैं, लैंडस्केप ज़मीन वगैरह पे रहते हैं, ठीक है। तो देखिए कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हाथी समुद्र में तैर नहीं सकता और जो वेल मछली है वो ज़मीन पर चल नहीं सकती। तो कितनी डाइवर्सिटी है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मैनर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा एक एनिमल किंगडम दिखा दिया है मैंने, और यहाँ पे एक प्लांट किंगडम दिखा दिया है, ठीक है। देखो, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 3 पार्ट में, ये वीडियो 3 पार्ट में नहीं रहेगी, मैं बता रहा हूँ, पढ़ना 3 पार्ट में है। फॉर एग्जांपल, हम एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे, इसमें डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम, फिर हम प्लांट किंगडम पढ़ लेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किंगडम को भी पढ़ लेंगे, वो इन्हीं में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। इस जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों में विविधता, इसके 2 पार्ट बनेंगे। 2 पार्ट क्यों बनेंगे? फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, अच्छे से इंट्रोडक्शन कर लेंगे इतना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, इस वीडियो को देखने के बाद ना केवल रीट, अगर आप कोई और टीचिंग एग्जाम, फॉर एग्जांपल REET भी देते हो, केविस देते हो, तो वहाँ पे भी इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और कई और कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से आज 1 नंबर पक्का करके जाओगे, इस वाले पार्ट से भी और नेक्स्ट वाले पार्ट से भी। कुछ भरोसा नहीं, इस वाले पार्ट से 1 नंबर आ जाए, अगले वाले से भी। तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। तो हम प्लांट जगत को पढ़ेंगे और एनिमेलिया जगत को पढ़ेंगे, यानी एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा मेनली फोकस आज हिस्ट्री को लेकर होगा, इनकी हिस्ट्री की, कैसे कैसे इन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ, सजीवों का कैसे वर्गीकरण किया गया समय समय पर, किसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, फिर कैसे कैसे बदलाव आए, कैसे कैसे टेक्स्टोनॉमी यानी वर्गीकी में बदलाव आए। ये टेक्स्टोनॉमी और वर्गीकी होता क्या है, इसको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो बिना किसी दिक्कत परेशानी के चलिए शुरू करते हैं। इमेज याद रखना, ये डाइवर्सिटी को दर्शाता है, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये आपके बहुत काम आएगी। इतनी सी स्लाइड आपको 1-2 नंबर दिला सकती है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, ना केवल रीट में, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में। हम सबको पता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल है, यानी जीव विज्ञान के जो पितामह हैं वो अरस्तु है। अरस्तु का नाम हर जगह देखने को मिलता है ऑलमोस्ट। तो अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। अब बायोलॉजी भी 3 शाखाओं में बढ़ जाता है, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। बॉटनी में हम स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं, यानी पादपों का, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, जीवों का जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का, ठीक है। अब फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी के बाद फादर ऑफ जूलॉजी भी हमारे एरिस्टोटल है। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है लुइस पास्टर है, ठीक है। लुइस पास्टर ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। तो इन तीनों के फादर पता चल गए, इन तीनों के पापा पता चल गए यहाँ पे। और ये जो सबसे बड़ा है इसके भी पापा हैं अरिस्टोटल, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये स्लाइड आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, देखो बहुत काम आएगी आपके, कहीं भी काम आ जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ठीक है। जीवधारियों में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या वर्गीकरण है, कैसे क्लासिफिकेशन है, कैसे बटा है। अब देखो, हम एक ही चश्मे से पूरा संसार देखते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें भिन्नता देखते हैं। इसका मतलब है सिंपल लैंग्वेज में कि हम दो अपनी आंखों से बहुत सारी डाइवर्सिटी को देख लेते हैं, लेकिन क्या हम उन सबको एक साथ मिक्स कर सकते हैं? मिक्स इन द सेंस, क्या आप एक कोट पढ़ा होगा आपने, डोंट मिक्स एप्पल विद मैंगोज। ठीक है, ऐसे करके नहीं देख सकते ना हम। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लेते हैं कि हाथी समुद्र में तैर नहीं सकता, वो डूब जाएगा भाई थोड़ी दूर भी जाके, है ना। या उसके वहाँ पे रह नहीं सकता समुद्र में। और जो वेल मछली है वो ज़मीन पर जा नहीं रह सकती, वहाँ विचरण नहीं कर सकती। ठीक है, तो डाइवर्सिटी होती है, हमें उसको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? ताकि हम इनके बारे में और अच्छे से स्टडी कर पाएँ, सबकी क्वालिटीज़ पता कर पाए, सबकी इंडिविजुअलिटी को साफ साफ देख पाए। ठीक है, अब जो डाइवर्सिटी है और जो क्लासिफिकेशन है उसके बहुत सारे आधार होते हैं, बेसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबकी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से भी इनको क्लासिफाइड करते हैं। इसके अलावा उनके हैबिटाइट्स जो होते हैं, आवास आवास के हिसाब से भी इनको क्लासिफाइड करते, क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई जल में रह रहा है, कोई थल में रह रहा है, कोई वायु में रह रहा है, तो सबका अपना अपना क्लासिफिकेशन है। कोई जल थल दोनों में रह रहा है, ठीक है, तो सबको इसके हिसाब से बांटा जाता है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बांटा जाता है भाई। किसी का क्या नाम है, कोई 4 पैरों वाला है, कोई 2 पैरों वाला है, कोई रेप्टाइल है, रेंगने वाला है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही बांटा जाता है। कोई बैक्टीरिया है किसी में, और सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, एक कोई एक कोशिकीय है, या कोई बहु यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर, कोई एक कोशिकीय है या कोई बहुकोशिकीय है, इसमें बांटा जाता है। कोई यूकैरियोटी जीव है, कोई प्रोकैरियोटी जीव है। ठीक है, कोई कॉर्डेट है, कोई कॉर्डेटा है, कोई नॉन कॉर्डेटा है, यानी किसी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, किसी में नहीं पाई जाती। ठीक है, किसी में सेल्यूलो, किसी में प्लांट सेल, सॉरी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है, किसी में नहीं होती। तो डाइवर्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो जीवधारियों का क्लासिफिकेशन है वो बहुत टाइप से किया जा सकता है। आप सिमिट्री भी देखते होगे, कोई किसी किसी की सिमिट्री 2 भागों में पड़ जाती है। सिमिट्री आपने पढ़ा होगा, सममिति कहते हैं शायद इसको, ठीक है, हिंदी में। सिमिट्री जो होता है इसके अकॉर्डिंग में बांट दिया जाता है भाई, जिसके 2 भाग हो रहे हो स्लैश करके, किसी के 3 हो रहे हो, ठीक है, किसी के अनंत हो रहे हो। ठीक है, तो जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो बहुत अलग अलग मैनर में किया जा सकता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे जाके क्लासिफिकेशन के बहुत सारे स्टेजेस तय किए गए हैं। ठीक है, उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला अटेम्प्ट जो किया था वो हमारी यूनानी विचारक अरस्तु ने किया था। पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा। देखो, मैंने पिक्चर्स भी लगाई है और लिखा भी इसलिए है। पिक्चर्स इसलिए लगाई है, डायग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए लगाता हूँ, और पिक्चर इसलिए लगाता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे लंबे समय तक। एक बार को आप मेरे लिखे हुए वर्ड भूल जाओगे, लेकिन पिक्चर नहीं भूलोगे। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को लेकर चलता हूँ ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बनी रहे। ठीक है, सॉरी। जीवधारी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वर्गीकृत करने का पहला प्रयास, वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड करने का पहला प्रयास जो था वो यूनानी विचारक अरस्तु ने किया था, यानी ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिटेट के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट की, हैबिटेट के बेस पे, हैबिटाइट के बेस पर 3 श्रेणी में बांटा। ठीक है, और इसमें से पहली थी स्थलचर, लैंड एनिमल्स, जो जमीन पर रहते हैं, जो जमीन पर विचरण करते हैं, चलते फिरते हैं। ठीक है, दूसरे जलचर, एक्वाटिक एनिमल, इनको हम जानते हैं, मछली वगैरह इसमें रहती हैं। एक होते हैं नभचर, नभचर का इंग्लिश में मुझे मिला नहीं, अगर किसी को मिला हो बताना। ये नभचर वो होते हैं जो हवा में ज़्यादातर रहते हैं, भले ही वो पेड़ वेड़ पे अपना घोंसला वगैरह बनाते हो, लेकिन जिनका ज़्यादातर समय हवा में रहता है। तो इसमें बर्ड्स हो गए, फ्लाइट्स हो गए। ठीक है, ये फ्लाइट जो उड़ने वाले जीव जंतु है वो, ठीक है, वो हवा, वो नहीं, एरोप्लेन वगैरह नहीं। ठीक है, तो ये 3 तरीके से इन्होंने बांटा। ये थी इनकी पहली श्रेणी, ये थी इनकी पहली कैटेगरी। इस कैटेगरी में बांटा 3 भाग में। अब ये देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहाँ डालेंगे? कुछ तो जीव जंतु ऐसे भी हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उनको कहाँ डालेंगे? फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, मेंढक, इनको हम कहाँ डालेंगे? तो ऐसे में ये इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। इसके बाद एक और ट्राई किया इन्होंने। एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप बेस्ड ऑन नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। देखो, उन्होंने प्राकृतिक समानता और विषमताओं के आधार पर भी 2 टाइप में बांटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और वो 2 टाइप थे, एनाइमा वर दोज हु डिड नॉट हैड आरबीसी, आरसीबी बोल रहा हूँ, एनाइमा वर दोज हु डिड नॉट हैड आरबीसी। ठीक है, जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका नहीं थी, उनको एनाइमा वर्ग में एरिस्टोटल ने बांटा। एक थे इनेइमा वो थे दोज हु वर, या एनाइमा वर दोज विच हैड आरबीसी, जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स थे, जैसे अपन लोग।
ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया इन्होंने ब्लड सेल्स के अकॉर्डिंग, जिनमें लाल रक्त कोशिका होती है वो, जिनमें लाल रक्त कोशिका नहीं होती वो। ठीक है, तो ये इनका पूरा डिवीजन था। ये पहला प्रयास किया था क्लासिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसने? जीवधारियों के वर्गीकरण का पहला प्रयास जो हमारे महान विचारक एरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, तो पहला नाम इन्हीं का आता है। ठीक है, और जंतु जंतु विज्ञान करके इनकी कोई बुक थी, उनका बुक का नाम भूल रहा हूँ हिंदी में। ठीक है, ऐसे जंतु विज्ञान ऐसे करके कुछ थी। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है वर्गीकी, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखो, क्लासिफाइड करके पढ़ना जीव जंतु को, जीव जंतु को क्लासिफाइड कर देना, बिल्कुल सिंपल भाषा में। इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं। टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग organisms and include all plants, animal and microorganism of the world। इसमें क्या होता है? एक ऐसा साइंस है जिसमें नाम पद्धति आती है, उनको डिस्क्राइब करना आता है, उनका क्लासिफिकेशन, हर एनिमल का उनके अकॉर्डिंग टू फीचर्स क्लासिफिकेशन करना आता है, पूरी तरीके से बांटना आता है। तो ये टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण कहलाता है, या वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे एक फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन थे? कैरलस लीनियस वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। जो आधुनिक वर्गीकी के फादर कौन थे, पितामह कौन थे? वो कैरलस लीनियस थे। इनका भी काफ़ी नाम है। इन्होंने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में अपना थोड़ा क्या काफ़ी योगदान दिया। लेकिन आगे और भी लोग आए जिन्होंने अपना, बायोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से और योगदान दिया। ठीक है, मैं ये हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से एक नंबर पक्का फंस सकता है। पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाकी सारा रेस्ट वाला जितना बचा वो पढ़ लेंगे। तो 2 पार्ट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। ध्यान रखना, ये ऐसे टॉपिक हैं जो ना सिर्फ आपको रीट में काम आएंगे, बल्कि अभी जो हाल में DSSS भी आया ना, उसमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो ये थे कैरलस लीनियस। बाल देख सकते हो इनके, पुराने जमाने में तो सारे साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट सबके बाल ऐसे ही थे। ठीक है, अब 1735 ईस्वी में कैरलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी, उनकी एक पुस्तक का नाम था सिस्टमा नेचुरी, बुक थी इनकी। उसमें इन्होंने मोर देन 4000 जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्लासिफिकेशन किया था। मोर देन 4000 लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्होंने क्लासिफिकेशन यानी बांटा था। अब इनका बांटने का आधार क्या था? देखो, बड़ा सिंपल सा आधार था इनका भी। इन्होंने भी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अपनाया, यानी द्विनामकरण पद्धति अपनाई इन्होंने, नेमिंग पद्धति अपनाई। द्विनामकरण पद्धति किसको जाती है? अगर तुमसे पेपर में पूछ ले द्विनामकरण पद्धति किसने अपनाई, तो कैरलस लीनियस ने अपनाई। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या 2 नेमिंग किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किसको जाता है? कैरलस लीनियस को। तो इन्होंने क्या किया? 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द्विनामकरण पद्धति विद प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम वाज डेवलप्ड बाय लीनियस दैट इंक्लूड्स ऑल प्लांट एंड एनिमल रेस्पेक्टिवली। अब इन्होंने 2 नाम पद्धति अपनाया, जिसमें से एक ग्रुप था प्लांटीज का जिसमें सारे प्लांट आते हैं, और एक ग्रुप था एनिमेलिया का जिसमें सारे एनिमल आते हैं। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ गए? ठीक है, वो तो दिखे नहीं यहाँ पे। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे भाई जो हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी अलग थे। वार्म ब्लड, कोल्ड ब्लड वाले अलग थे, और कुछ के अंदर मेरू रज्जु जो होता है ना अपना, नोटोकॉर्ड जो पीछे अपना रीढ़ के हड्डी होते, कुछ में होते कुछ में नहीं होते। सबकी डाइवर्सिटी अलग अलग होती है। लेकिन इन्होंने भी काफ़ी सिंपल तरीके से बांट दिया था। एक तो सारे प्लांटी में घुसेड़ दिए, यानी सारे पेड़ पौधे जितने भी होंगे प्लांटी में जाएंगे, एक एनिमेलिया में। लेकिन यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ खास सोचा नहीं गया। तो ये भी थोड़ा कारागर साबित नहीं हुआ। काफ़ी समय तक इनका इस चीज़ का यूज़ हुआ, इस टेक्सोनॉमी का यूज़ हुआ, द्विनाम पद्धति का यूज़ हुआ काफ़ी समय तक। लेकिन बाद में बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने इसको बदला और अपने अकॉर्डिंग इस क्लासिफिकेशन के ऑर्डर को और लंबा बढ़ाया, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह यानी सूक्ष्म जीव वगैरह को भी इसमें इंक्लूड किया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक था कैरलस लीनियस के बारे में। इससे पहले हमने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ लिया। उससे पहले हमने फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, बड़ा आसान है और आसानी से आप याद रख लेंगे इसको। और जहाँ पे कुछ समझ ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट मार देना, सर ये समझ में ना आया। तो इसका जो पार्ट 2 बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी जो इस टॉपिक में क्वेरी रह जाए उसको उसमें सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नेस्ट हैक्ले एंड रॉबर्ट वीटेकर, इनका नाम पढ़ने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है, वीटेकर एंड कार्ल वोस have tried to classify all living organism in the broad category called kingdom।
अब कुछ बायोलॉजिस्ट ऐसे आए जैसे अर्नेस्ट हैक्ले, रॉबर्ट वी टेकर, इसके इनके नाम में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो भाई संभाल लेना, मेरे से इनका नाम पढ़ा नहीं आ रहा। वी टेकर एंड कार्ल वोस, ये जो 3 बायोलॉजिस्ट है, मेन इनका ही नाम आता है। और भी है, मैंने एनसीईआरटी से उठाया तो इनको पढ़ेंगे, फंस जाते हैं हर जगह इनके नाम। इन्होंने किंगडम पॉलिसी अपनाई। किंगडम यानी इन्होंने बड़े बड़े किंगडम में बांटना शुरू कर दिया और उसके नीचे नीचे ऑर्डर बढ़ाते गए, लाइक स्पीशीज और अपना क्या नाम है, स्पीशीज हो गया और कुल गण वगैरह हो गया, ठीक है। ये सारी इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। इसको आप आगे मैं पिक्चर से दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो एक नाम आता है, हालांकि अर्नेस्ट हैक्ले और कार्ल वोस भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन एक नाम जो जिनको मैंने रेड मार्क किया है, रॉबर्ट वी टेकर, इन्होंने काफ़ी काम किया है टेक्सोनॉमी को लेकर। और इन्होंने किंगडम पॉलिसी अपनाई थी, 5 जगत में बांट दिया था जीवों को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम पॉलिसी, 5 किंगडम टर्म में बांट दिया था, 5 जगत में बांट दिया था। अब वो क्या था देखो, द क्लासिफिकेशन वी टेकर प्रपोज्ड हैज 5 किंगडम, 5 जगत थे वी टेकर के अनुसार, 5 जगत थे, 5 किंगडम थे। अब वो कौन कौन से थे, एक था मोनेरा, एक था प्रोटेस्टा, एक था फंजाई, एक था प्लांटी और एक था एनिमिलिया। इसी में इन्होंने सारे जीवधारियों को, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांट दिया था। और एक अच्छी बात ये थी कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल थे। अगर आपको जूम करके देखना तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये रहा मोनेरा, जिसमें सारे, मोनेरा में ऑलमोस्ट ज़्यादातर बैक्टीरिया आते हैं। फिर ये प्रोटेस्टा, इसमें अपना अमीबा वगैरह भी आ जाता है प्रोटेस्टा में। फिर फंजाई, मशरूम्स वगैरह। फिर फंजाई को वैसे इस बार इसके साथ ही पढ़ते हैं, प्लांटी के साथ ही पढ़ते हैं, किंगडम प्लांटीज एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये एनिमेलिया होना चाहिए, यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे प्लांटी होगा, यहाँ पे एनिमेलिया होगा, ठीक है। अब इस 5 जगत में 5 किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया, और इसी 5 किंगडम का हम अध्ययन करते हुए सबको पढ़ लेंगे। और जब हम सबको, आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मोनेरा और प्रोटेस्टा, कल हम पढ़ेंगे फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, फंजाई और प्लांटी एक साथ और एनिमेलिया एक साथ। एनिमेलिया का भी डिवीजन है आगे। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो सकता था, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग के 2 पार्ट प्लस हिस्ट्री पीछे की, और बाकी ये 3 पार्ट कल। तो इससे आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा और एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखो, अभी तक इन्होंने किंगडम में बांटा, वीटेकर जो थे इन्होंने किंगडम में बांट दिया, लेकिन किंगडम को भी तोड़ तोड़ के बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह में बांट दिए, जिसको पढ़ने में आसानी होती है। और इसका जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, मार्कर निकाल लेता हूँ, देखो किंगडम आपने देख लिया ना, अभी ढक जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर किंगडम है, ध्यान रखना। अब सबसे नीचे क्या दिखेगा आपको, दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे नीचे स्पीसीज होती है, ये बेसिक यूनिट होती है, ये बेसिक यूनिट होती है। ये जो किंगडम है, किंगडम की बेसिक यूनिट होती है, या वर्गीकरण की सबसे आधारभूत इकाई होती है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी सबसे आधारभूत इकाई स्पीशीज होती है, जाति, ठीक है। पेपर में एक आध क्वेश्चन शायद इसका आया हुआ है कहीं पे, ध्यान नहीं आ रहा किस पेपर में आया, लेकिन पढ़ा था मैंने। जब क्वेश्चन आंसर डालूंगा ना मैं, तो उसमें जरूर डालूंगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था वर्गीकरण की या क्लासिफिकेशन, जीवधारियों के वर्गीकरण की सबसे आधारभूत जो इकाई है वो कौन सी है, तो वो स्पीशीज ही है। स्पीशीज से सीधा फिर हम जाते हैं वंश पे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, स्पीशीज में हमारे सेपियंस है, मैंने यहाँ पे मानव का एग्जांपल लिया, देखो यहाँ पे सबसे पहले स्पीशीज में आपको दिख रहा होगा सेपियंस, तो हम सेपियंस है। अब हमारा वंश कौन सा है, होमो, तो हम बन गए होमो सेपियंस। फिर हमारी फैमिली कौन सी है, होमिनॉइड। फिर हम पैरामाइट हैं, ऑर्डर में यानी गण में हम पैरामाइट है। फिर हम किस क्लास के हैं, मैमेलिया, जो मैमल नहीं होते, मैमेलिया स्तनधारी जीव, उसके वर्ग के हम। और हमारा जो फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा यानी जिनके रीढ़ की हड्डी होती है। और सबसे एंड में जो अपना आ जाता है वो आ जाता है किंगडम। और हम किस किंगडम के, हम एनिमेलिया किंगडम के हैं, ठीक है। क्योंकि हम हमारे अंदर बहुकोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है, सॉरी मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो हम एनिमेलिया जगत के हैं, ठीक है। और हमारा फाइलम क्या है, कॉर्डाटा। मैंने एग्जाम्पल डाला है यहाँ पे, ये हमारा ही एग्जाम्पल है ह्यूमन का, ताकि हम आसानी से समझ सके। क्योंकि जो जीव जंतुओं का एग्जाम्पल है, जैसे पैंथर का था, पैंथरस करके कुछ था इनका जाति का नाम, तो बड़ा दिक्कत हो रहा था उसको देखने में, तो मैंने ह्यूमंस वाला डाल दिया, जिससे अपन को बहुत आसानी हो। हिंदी में भी डाल दिया, देखो फाइलम को फाइलम ही कहते हैं, ठीक है, हिंदी में भी। तो सबसे नीचे क्या होता है, जाति, फिर आता है वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर फाइलम, फिर जगत। अब देखो 5 जगत वाला तो हमने पढ़ लिया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसी 5 किंगडम को हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और उसको इस छोटे छोटे सब किंगडम में बांटा जाता है, सब वर्ग में बांटा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया ताकि आपको इसका बेसिक यूनिट पता हो, स्पीसीज होती है, ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक जो यूनिट होती है वो स्पीशीज होती है, जाति होती है, ठीक है। जीवधारियों के वर्गीकरण की आधारभूत इकाई
जाति, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान नहीं आ रहा किस पेपर में आया, लेकिन आया। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ के लिए मार्कर यूज करूंगा। देखो ऊपर ऑर्गेनिज्म लिखा है, ध्यान रखना। अब मैं मार्कर निकाल रहा हूँ, थोड़ा ढक जाएगा, प्रॉब्लम होती है ना इसमें। ठीक है, रेड मार्कर बहुत बढ़िया। आओ करो। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं, अब यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ और आज क्या पढ़ूंगा वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन देख लो बहुत अच्छे से, यही है जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपका टॉपिक है ना, उसका बहुत अहम चरण है ये, इसको ध्यान से छाप लेना अपने दिमाग में। देखो आपने सेल वाले चैप्टर में कहीं पढ़ा होगा यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो देखो प्रोकैरियोटी जो होते हैं उसमें मोनेरा आ जाता है, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। अब जो यूकैरियोटी होता है इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, यूनिसेल्युलर, और देखो यूकैरियोटी को हिंदी में भी यूकैरियोटी कहते हैं और प्रोकैरियोटी भी हिंदी में प्रोकैरियोटी कहते हैं। तो हिंदी वाले इसकी टेंशन ना लें, हाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत इंग्लिश है मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यूकैरियोटी जो होता है इसमें हम यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दो पार्ट में बांटते हैं इसे। अब यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जीव, यूकैरियोटी एक कोशिकीय जीव कौन होता है? प्रोटिस्टा, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। अब यूकैरियोटी मल्टी सेल्युलर जो होते हैं इसको दो पार्टों में बांटा जाता है। ये जो मल्टी सेल्युलर है यूकैरियोटी मल्टी सेल्युलर जो है, यानी यूकैरियोटी बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनको भी दो पार्ट में बांटा जाता है, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। अब विद सेल वॉल क्या होता है? जिनके सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, किसमें होती है? पौधों में होती है। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वस्त्र एवं क्लोथ्स एंड हैबिटेट वाली यूनिट में पढ़ाया था मैंने थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, तो जो सेल वॉल होती है वो हम इंसानों में नहीं पाई जाती सेल वॉल, ये पौधों में पाई जाती है सेल वॉल। ठीक है, अब जो विद सेल वॉल जो कोशिका भित्ति कहते हैं इसे हिंदी में। अब यूकैरियोटी बहुकोशिकीय जीव दो पार्टों में बढ़ते हैं, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। अब जो विद सेल वॉल है ये दो पार्ट में बढ़ता है, प्लांटी और फंजाई। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे। और विदाउट सेल वॉल जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि हम वो किस में बढ़ जाता है? एनिमेलिया में। ठीक है, इसको भी हम कल पढ़ेंगे, यानी ये और ये हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद मिटा देता हूं। अब इसके बाद जो एनिमेलिया है, ठीक है, वो दो पार्टों में बढ़ जाता है। एक एनिमेलिया का जो पार्ट आता है वो आता है नॉन कॉर्डेटा वाले, नॉन कॉर्डेटा, और एक होता है कॉर्डेटा। अब एनिमेलिया के जो जगत है ना वो भी कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में बढ़ जाते हैं। कॉर्डेटा में वो जीवधारी आ जाते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु, ठीक है, नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। ठीक है, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी बिल्कुल सीधी, वो नहीं पाई जाती। ऐसा करके जो होती है हमारे पीछे इंडेक्स बनी होती है इनकी, वो नहीं पाई जाती। और कॉर्डेटा जो होता है, कोशिरुकी इसको हिंदी में कहते हैं। काफी हार्ड है हिंदी में याद करना, मैं गाइज आपको सलाह दूंगा कि आप इंग्लिश में इसको याद करो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो जो कॉर्डेटा होता है उसमें रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु यानी नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जो कि हम लोग हैं, हमारे अंदर पाया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर पाया जाता है। तो वो सारे इसमें आ जाते हैं। इसके यहाँ पे ना कल एक आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी मैंने जान पूछ के लगाई, आप बहुत कंफ्यूज होगे इसलिए। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, देखो मैं कलर बदल देता हूँ पहले, मजा आएगा देखना। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोनेरा प्रोटेस्टा। कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आज हमने सिर्फ ये दोनों पढ़ना है और ये तीन हमने कल पढ़ना है, और हमारा टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा 100%। ठीक है, प्लस लगाया मैंने यहाँ पे, क्रॉस नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा इतना। आई होप आपको यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जीवधारी है उसका इतना समझ में आया होगा। तो अब इतना पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मोनेरा और प्रोटेस्टा, और आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। और मोनेरा प्रोटेस्टा, मोनेरा प्रोकैरियोटी जीव होते हैं और प्रोटेस्टा जो होते हैं यूकैरियोटी एक कोश के जीव होते हैं। ठीक है, और इनको हिंदी में मोनेरा प्रोटेस्टा ही कहते हैं। तो इतना दिक्कत मत लेना, थोड़ा इंग्लिश में ही पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। साइंस तो आपको इंग्लिश में ही थोड़ी पढ़नी चाहिए, हिंदी में बहुत टफ होती है साइंस। ठीक है, पहला आता है मोनेरा। अब ये जो 5 किंगडम था व्हिटेकर ने बांटे थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इसमें से हम आज मोनेरा प्रोटेस्टा पढ़ लेंगे, कल हम पढ़ लेंगे फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, और आपका ये जीव जगत पूरा खत्म, लिविंग वर्ल्ड ही खत्म। केवीएस में भी टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, पूरा खत्म आज। ठीक है, और इसके बाद मेरे को कुछ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं तो सोच रहा हूँ कल डाल ही दूँ उनको। ठीक है, द किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटी, इसमें सारे प्रोकैरियोटी आते हैं। किंगडम जो मोनेरा है, मोनेरा किंगडम जो है, मोनेरा जगत जो है, उसमें सारे प्रोकैरियोटी जीव आते हैं। द किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटी, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स एंड साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी
नील हरीश शैवाल, सुना होगा आपने इसके बारे में हिंदी मीडियम वालों ने। ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं मोनेरा के अंदर। और मैं आपको बता दूं मोनेरा के अंदर ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और फिर इनकी पिक्चर दिखा दूंगा, क्योंकि एक एग्जांपल पूछ लेता है कि भाई ये किस में पाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल पूछ लेगा अमीबा किस जगत में पाया जाता है, या किस किंगडम में पाया जाता है, या किस वर्ग में पाया जाता है, तो वहाँ पे आ जाता है मोनेरा में पाया जाता है, प्रोटेस्टा में पाया जाता है, तो अमीबा तो प्रोटेस्टा में पाया जाता है, ठीक है। यीस्ट किस में पाया जाता है, ऐसे करके पूछ लेते हैं बहुत सारा, तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इन जीवों में ना तो कोई संगठित केंद्रक होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। अगर सेल पढ़ोगे आप तो सेल में एक केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इनमें ना कोई स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियस होता है, ना तो कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग भी नहीं होते, और ना ही इसके शरीर बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं। मोनेरा में मल्टीसेलुलर शरीर नहीं होते इनके, नहीं होता मल्टीसेलुलर ये, ठीक है। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स वाइल सम डू नॉट। इसमें से कुछ मोनेरा के जो कुछ जीव हैं, बैक्टीरियाज वगैरह जो है, माइक्रो जीव है, सूक्ष्म जीव है, इसमें जीव नहीं बोलूंगा सूक्ष्म जीव बोलूंगा। मोनेरा में जो कुछ सूक्ष्म जीव है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसमें पोषण का जो स्तर है वो दो प्रकार का होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय सिंथेसाइजेस देयर ओन फूड यानी ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी, और गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरमेंट हेट्रोट्रॉफिक यानी विषमपोषी। इसमें से कुछ मोनेरा के कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, वो स्वपोषी हो सकते हैं यानी ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, और कुछ हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं यानी विषमपोषी हो सकते हैं, यानी एक तो खुद अपना पका के खाते हैं और एक दूसरे का मांग के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है इनमें। अब इसके बाद ये मूवमेंट कैसे करते हैं, यानी विचलन कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं। तो ऑर्गेनिज्म इन द मोनेरा किंगडम कैन हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ मोबिलिटी सच एज मूवमेंट बाय यूजिंग ऑफ द फ्लेजेला। फ्लैजेला कह लो या फ्लैजेलम कह लो, इसको फ्लैजेला कह लो, मार्कर नहीं जाएगा वहां तक, ठीक है। इसको या तो फ्लैजेला कह लो या फ्लैजेलम कह लो, बात एक ही है। सिंगल है तो फ्लैजेला, ज्यादा हुए तो फ्लैजेलम। तो ये फ्लैजेलम जो होता है ना, ये मूवमेंट में काम आता है इनके। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि मोनेरा वर्ग के जो जीव सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, वो मूवमेंट कैसे करते हैं, विचरण कैसे करते हैं, प्रचलन कैसे करते हैं। तो वो किससे करते हैं, फ्लैजेला से करते हैं, ठीक है। फ्लैजेला क्या होता है मैं इमेज में दिखाऊंगा इसको अच्छे से। ये इमेज, ये रहा आपका फ्लैजेला, और ये आपका नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से उठाया हुआ पिक्चर। और ये आपका फ्लैजेलम या फ्लैजेला, बात एक ही है। देखो इसमें सेल वॉल पाई जा रही है, कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये जो है ये इसका फ्लैजेलम है ये। और ये किस चीज़ में मदद करता है, फ्लैजेलम एक से ज़्यादा है इसलिए ये इसको मूवमेंट में मदद करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके किसके, मोनेरा के। अब अगला जो टॉपिक है वो प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में ही प्रोटोजोआ संघ आ जाता है, फाइलम प्रोटोजोआ आ जाता है। कुछ लोग इसको प्रोटोजोआ करके पढ़ाते हैं, लेकिन अगर 5 किंगडम देखा जाए तो मोनेरा के बाद प्रोटेस्टा आता है। प्रोटेस्टा में ही प्रोटोजोआ संघ आता है, फाइलम प्रोटोजोआ आता है इसी के अंदर प्रोटेस्टा में। तो कोई कंफ्यूज मत होना इसमें, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया ताकि आप ये ना बोलो सर फाइलम प्रोटोजोआ क्यों नहीं पढ़ाया, प्रोटेस्टा क्यों पढ़ा दिया। प्रोटेस्टा के भीतर ही आता प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ शब्द का सबसे पहला यूज गोल्डफस्ट ने 1920 में किया था। ध्यान रहे, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि हु यूज द वर्ड प्रोटोजोआ फर्स्ट। तो जो प्रोटोजोआ है वो सबसे पहले गोल्डफस्ट ने यूज किया था। प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव और एक कोशिकीय जीव होते हैं इसमें, किसमें, प्रोटोजोआ में, ठीक है। यह सभी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी खुद का खाना खुद बनाने वाले, यानी स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के हो सकते हैं। प्रोटेस्टा रिप्रोड्यूस यानी रिप्रोडक्शन नहीं होता इनका, जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है, असेक्सुअल यानी अलैंगिक होता है। बाय बडिंग ऑफ एंड बाइनरी फिजन, द्विखंडन। आपने अमीबा में द्विखंडन सुना होगा, जो अमीबा एक होता है, फिर एक से यहाँ पे दो आ गया, फिर और बढ़ते हुए अलग हो जाते हैं। तो इनका जो जनन होता है वो अलैंगिक होता है, हमारा जो होता है वो लैंगिक होता है, यानी हमारा सेक्सुअल होता है, इनका एसेक्सुअल होता है। तो इसमें अलैंगिक जनन होता है जिसमें बाइनरी फिजन होता है, द्विखंडन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें प्रचलन यानी मूवमेंट, कूटपाद, ये जो कूटपाद है ये अमीबा में पाया जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्यूडोपिया। स्यूडोपिया, पी ये साइलेंट है इसमें, स्यूडोपिया और सीलिया। ये हमारा एक और जो है पैरामीशियम, शायद उसमें पाया जाता है। पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है, और एक आध एग्जांपल और है वो भी दिखाऊंगा। कूटपाद जो है ये हिंदी में कहते हैं इसको, और स्यूडोपीडिया ये इंग्लिश का वर्ड है, इसके द्वारा ये मूवमेंट करते हैं। इसको मैं इमेज में दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से, ठीक है। तो ये मूवमेंट में यानी प्रचलन में काम आता है, ध्यान रखना।
इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, कॉर्डेटम, यूग्लिना, यूग्लिना को ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं, ट्रिपेनोसोम गेबियंस और एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है, ध्यान रखना। अब इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखो। पैरामीशियम में देखो सीलिया, इसके ये चप्पल जंतु भी कहते हैं, इसे चप्पल की तरह होता है ये। पैरामीशियम में सीलिया होता है मूवमेंट के लिए, ये देखो सीलिया। अमीबा में स्यूडोपिया होता है, स्यूडोपीडिया होता है, स्यूडोपीडो लिख रखा है यहाँ पे, स्यूडोपीडिया होना चाहिए, ये होता है। और जो यूग्लिना है इसमें फ्लैजेलम के द्वारा मूवमेंट होता है। तो ये देखो मूवमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं, ये देखो बाल जैसी चीजें हैं, ये सीलिया। पैरामीशियम जो होता है उसमें मूवमेंट के लिए सीलिया का यूज होता है, और अमीबा में स्यूडोपीडिया होता है, और यूग्लिना में, यूग्लिना यानी ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं इसको, इसमें फ्लैजेलम का यूज होता है मूवमेंट के लिए, ध्यान रखना। अब इसके कुछ और एग्जांपल भी है, स्लाइम मोल्ड हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, डाइटोम हो गया। ये इसके कुछ और एग्जांपल है जिसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। तो यहाँ पे आपका प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ यानी प्रोटेस्टा पूरा खत्म हो गया। मोनेरा खत्म कर दिया, प्रोटेस्टा खत्म कर दिया। कल की वीडियो में फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया और आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर सजीवों में विविधता पूरा खत्म। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसकी तरह लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और आपके लिए एक बहुत खुशखबरी वाली खबर, 2 मिनट की वीडियो, 2 से 5 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपके बड़े काम की होगी। उसमें आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है, और हमें भी ये लगा कि ये ज़रूरी है आपको देना, तो ज़रूर देखना उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा देखना और शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्तों को बहुत आसानी हो उससे। इस वीडियो को भले ही शेयर ना करो, लेकिन उसको ज़रूर करना, आपके सभी दोस्तों को उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी सेफ्टी बनाए रखें। अपने एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, और ऐसे समय में टाइम को ना बर्बाद करते हुए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि DSSB इज़ अहेड, DSSB आपके आगे ही है। रीड के बाद आपको DSSB पे जंप मारना है। देखो रीड भी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद DSSB भी, तो पहले रीड पे फोकस कर लो। ये वाला गढ़ जीतने के बाद आपको DSSB की तरफ जाना है, ठीक है। तो बहुत जितने लेक्चर अपन ने अभी पढ़े हैं वो सारे ही कहीं ना कहीं काम आएंगे DSSB में। और जितनी पुरानी वीडियो है उनको देखिए, बार बार देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसमें क्या आपको पसंद आया उसको कमेंट करके बताइए, और क्या आपको कमी लगी उसको ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाकी इन्जॉय कीजिए, मज़े कीजिए, बाय, और बने रहिए मिशन KVS के साथ।